हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा मानव पर्यावरण के बारे में और इनके अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया का मतलब होता है कि मानव जिस पर्यावरण में रहता है, इस पर्यावरण में उसके द्वारा किए गए कार्य या फिर उसके किए गए काम के बारे में बात करेंगे। हम खास तौर से यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में बात करेंगे। अब ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण प्रदेश की बात करें तो ये क्या होता है। अब यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा इस ग्लोब के माध्यम से। ये जो 0 डिग्री होता है ना, इस 0 डिग्री के ऊपर और नीचे जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इन दोनों ही लाइन के बीच का जो पार्ट होता है, इस बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। लेकिन इसे ही हिंदी में हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसके बाद का इलाका, जो ये इलाका होता है या ये जो क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, और इधर की यदि बात करते हैं तो इधर होता है 66 हाफ डिग्री साउथ की ओर होता है। और ये होता है 22 हाफ साउथ से लेकर के 66 हाफ साउथ के बीच में होता है। इस रीजन को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसी रीजन को जाइए मैं आपको इसके ड्रॉ करके दिखाता हूँ दूसरे लाइन से। तो ये जो लाइन होता है ना, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं उपोष्ण प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का जीवन होता है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर अपनी क्रिया करते हैं, किस प्रकार से लोग यहाँ पर रहते हैं, हम आज इन दोनों ही क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं क्लास। तो आइए चालू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आइए देखते हैं कि इसके संबंध में इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है। तो क्लास कहता है एक लड़की का नाम दिया गया है जिनका नाम है रेणुका। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। वन्य जीव फोटोग्राफर का मतलब होता है जो लोग जंगलों में जाते हैं और जंगलों में जाने के बाद वो लोग जानवरों का, खास करके जंगली जानवरों की फोटो लेते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं क्या, फोटोग्राफर कहते हैं। लेकिन कैसा, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन्हें कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कहा जाता है। ठीक क्लास। कहता है बहुत यात्रा करते थे क्योंकि इन्हें पिक्चर लेने के लिए जानवरों के पीछे घूमना पड़ता है, किसी जगह पर लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। तो इन लोगों को काफी लंबा यात्रा करना पड़ता है। कहता है कि बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में था। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल, दूरस्थ का मतलब होता है दूर जगह के लैंडफॉर्म के बारे में, वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग डायग्राम होते हैं, उनके चेहरे अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, शरीर का बनावट, उनके कपड़े, उनके पहनावे, बोलने के तरीके, सब कुछ आपको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में इस डायग्राम में दिया गया है। रेणुका रेणुका इस तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क पर रेगिस्तान से हैं। शुष्क का मतलब होता है ड्राई डाइजर्ट एरिया से हैं। कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, एवं कुछ गर्म और नम वर्षा वाले क्षेत्रों से हैं। वे मुझसे कितने अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान होती। देखो ध्यान देना, उनकी मूल आवश्यकताएं, मूल का मतलब होता है बेसिक। जैसे कि यदि हम बात करते हैं बेसिक के बारे में, तो चाहे वो इंडियंस हो या तो फिर वह किसी भी अदर कंट्री का हो, वो खाना खाएगा ही, घर में रहेगा ही, और
वह अपने जीवन को चलाने के लिए और भी जो ज़रूरत होती है उसका इस्तेमाल करेगा करेगा। श्रीकांत चाचा ने कहा, उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्य में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वह प्रकृति के साथ चालू होता है, अर्थात नेचर के साथ इनका जीवन चालू होता है। तो नेचर के साथ उनका रहना, उठना बैठना बचपन से ही देखने को मिलता रहता है। वे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री इकट्ठा करना सीख जाते हैं, और ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नेचर के प्रति वो लोग क्या कर देते हैं, तो अपने आप को डिपेंड कर लेते हैं, अपने आप को उनके ऊपर निर्भर कर लेते हैं। क्लास कह रहा है कि अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे कि विश्व के अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में लोगों का जीवन किस प्रकार से रहता है। आइए हम उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन, क्या आपको पता है कि अमेजन बेसिन की जो बात की जा रही है, एक्चुअल में अमेजन बेसिन कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आपको दक्षिण अमेरिका में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका में आपको ये देखने को मिल जाता है। क्लास कहता है कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 देखते हैं। आइए देखते हैं इस दिए गए मानचित्र के बारे में। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं, यही मैप है आपका साउथ अमेरिका का मैप है। इस मैप में आपको कुछ कंट्री दिखाई पड़ेगी। आइए मैं इस मैप को और करीब से दिखाने के लिए इसे जूम करता हूँ। तो कह रहा है क्या, यहाँ पर आपको मिलता है वेनेजुएला मिलता है, कोलंबिया मिलता है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, पेरुगवे है, ये ब्राजील है आपके पास, गुयाना है आपके पास, सारिनामा है आपके पास, फ्रेंच गुयाना है आपके पास। ऐसे कई सारी कंट्री यहाँ पर देखने को मिल जाती है क्लास। आइए देखते हैं इसके बाद तो यहाँ पे क्या कहता है। तो क्लास इसमें ये कहता है कि ध्यान दे, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा, जितने भी ट्रॉपिकल रीजन के कंट्री होती है वह आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच होती है। कहता है कि भूमध्य रेखा 40 से सॉरी सॉरी 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इसको समझने के लिए आइए हम बनाते हैं डायग्राम। ये डायग्राम है हमारे पास, ये 0 डिग्री आपके पास, तो 0 डिग्री के 10 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री के 10 डिग्री नीचे, इस बीच के इलाके को हम क्या कहते हैं? इस बीच के इलाके को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, या हम इसे कहते हैं आपका भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर कंट्री कह सकते हैं आप इसे। ठीक क्लास, तो इस इलाके के जितने भी कंट्री होती है हम उसे इक्वेटर कंट्री कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकल कर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, अंध महासागर में कैसे पहुंच जाती है। क्लास आइए इसके समझने के लिए, जानने के लिए हम आइए इसके ऊपर एक मैप को देखते हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो क्लास आइए देखते हैं कि जो ब्राज़ील है वो ब्राज़ील कहाँ पर है और जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। आइए देखने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं, यही मैप आपका क्या है? तो यही मैप आपका ब्राज़ील का मैप है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो क्लास जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट, यही वो जो पार्ट है जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से निकलता है हमारे पास जो अमेजन रिवर है, वो यहीं से निकलने का काम करता है, यहीं से। इसका नाम है क्या? इसका नाम है मांटारो रिवर, यहीं से निकलता है। यदि थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अमेजन रिवर है ये आसपास के कुछ कंट्री से मिलता जुलता है, जैसे कि पेरू से निकलता है, इसके साथ साथ ये इसके कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ऐसे कुछ क्षेत्रों के साथ साथ ये बोलीविया,
ऐसे कुछ देशों से ये बहता हुआ आगे की ओर जाता है। और इसे यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो पार्ट है, ये जो नदियों के बीच का जो पार्ट है, वो आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। ये देखिए कितने साफ साफ से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार से इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है, वो कितने बड़े से इलाके में फैला हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये लगभग पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये पूरा का पूरा इलाका ये कवर करता है इस इलाके को। आइए देखते हैं इसके बाद क्या था क्लास के। तो यहाँ पे कह रहा है, यदि इस बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे कहता है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। मुहाना। आइए देखते हैं कि मुहाना किसे कहेंगे यहाँ पर। जरा देखेंगे कि ये जो इलाका है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये इलाका जहाँ पर अमेजन नदी अपनी गाद को या अपने माल को या अपने सामान को छोड़ देती है, इसी इलाके को हम कहते हैं क्या? इसी इलाके को हम कहते हैं मुहाना, माउथ ऑफ रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ ऑफ रिवर कहते हैं। कहता है कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिल करके अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायक का मतलब होता है एक मेन रिवर होती है, उसमें से कई सारी छोटी छोटी नदियां उससे जुड़ी हुई रहती है, उसी को हम कहते हैं सहायक रिवर कहते हैं। कहता है ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू और कुछ भागों के बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सभी भागों में प्रभावित होती है, अपवाहित देखने को मिल जाती है। आइए देखते हैं कैसे। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन सी कंट्री में फैला हुआ है, या फिर कौन कौन सी कंट्री से ये खास करके फैलता है या फिर वहां से निकलती है। तो इसका में देखा जाए तो आप यहाँ पर इसको दोबारा से देखने का काम करें क्लास। देखो, थोड़ा सा देखा जाए तो ये रहा वेनेजुएला, ये रहा आपका कोलंबिया, ये रहा आपका इक्वाडोर, ये रहा आपका प्यास पेरू रहा। इसके साथ देखा जाए तो ये रहा आपके पास बोलीविया। तो यहाँ से भी निकलता है क्या? तो यहाँ से निकलता है हमारे पास द अमेजन रिवर बहने का काम करता है। कहता है क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिसने भूमध्य रेखा गुजरती है? मतलब 0 डिग्री इनमें से कौन कौन से देशों से गुजरती है, आइए हम थोड़ा सा देखने का काम करते हैं। आइए देखते हैं, हम इसी मैप पे चलते हैं दोबारा से और देखते हैं कि 0 डिग्री कहाँ कहाँ से पास कर सकती है। आइए इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन 0 डिग्री से पास करती है। तो पहला जा रहा है आपका इक्वाडोर जा रहा है, दूसरा आपका जा रहा है पेरू जा रहा है, जो आपको मैंने अभी दिखाया था पेरू के बारे में। तीसरा हमारे पास है कोलंबिया, कोलंबिया से गुजरता है। और चौथा हमारे पास है ब्राजील, तो ये ब्राजील से होते हुए जाता है। तो कितने कंट्री हो गए हमारे पास? 4 कंट्री, एक, दो, आपका तीन, और ये है आपका चार। तो 4 कंट्री से ये पास करता है। कहाँ पर? आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर। क्लास इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी मेन मुद्दे हमारे पास है, कुछ और भी मेन आपके पास बिंदु है। आइए देखते हैं कहता क्लास क्या कह रहा है कि जब स्पेन के अन्वेषकों, अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता, जो किसी भी क्षेत्र के बारे में खोजने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? सॉरी, उन्हें हम कहते हैं अन्वेषणकर्ता करते हैं। ठीक क्लास। तो यहाँ पे कह रहा है क्या? तो यहाँ पर कहा जा रहा है, हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, इसे कहते हैं हेड गियर, एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। जैसे जब भी कोई बाहरी आदमी आता है तो ऑटोमेटिक ही उस पे बाहर के वहां के जो लोग होते हैं वो हमला कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमला कर दिए। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिलाता है। मतलब ये हुआ, मतलब यहाँ पर बात कह रहा है कि जब लोग स्पेन से कहाँ पर आते हैं, तो स्पेन से जब ये लोग ब्राजील आते हैं, तो ब्राजील के अंदर भी उन लोगों को अमेजन रिवर में पाए जाने वाले एक जनजाति मिलती है, जिनका वो संबंध अमेजोन से करते हैं। इसीलिए इसीलिए यहाँ के लोगों का नाम क्या पड़ा? अमेजन पड़ा, या फिर यहाँ के लोग का नाम अमेजन पड़ा। ठीक क्लास। इसमें एक बात और भी कहता है, सहायक नदियां किसे कहती है? कहता है कि ये छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिन क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है, वह उसका बेसिन होता है। मतलब कि जिन क्षेत्रों से ये नदियां आगे की ओर बहती है, तो ये नदियां इस क्षेत्र से आते हुए बह रही है,
तो इनके आसपास जहां से ये पानी इसके अंदर जा रहा है, इन्हीं के आसपास के क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। कहता है इन्हें बेसिन के साथ साथ जल संग्रहण भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से वाटर को कंजर्व करते हैं और ये मुख्य रिवर के पार्ट में शामिल करते हैं। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो एवरेज, यदि हम बात करते हैं एरिया के बारे में, तो इसका एवरेज काफी ज्यादा होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर के स्क्वायर के अंदर होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसका बेसिन एरिया विश्व का सबसे बड़ा बेसिन एरिया है और ये विश्व के टोटल कार्बन एमिशन का 20% कार्बन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इसे विश्व का लंग्स भी कहा जाता है या फेफड़ा भी कहते हैं इसे। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को सोख लेता है और ऑक्सीजन जनरेट करने का काम करता है। इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा हृदय भी कह सकते हैं, सॉरी लंग्स भी कह सकते हैं आप इसे। तो क्लास इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।